लेट्स टेक वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि अभी अभी तो हमें जस्ट आज़ादी मिली, और इसका इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग क्या था कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ कहीं ना कहीं हमारा एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश रूल का ओरिजिन, सबसे पहला टॉपिक है कि ब्रिटिश रूल कब आया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी 23 जून 1757 को, और रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स बनकर आ गई थी हमारे इंडिया में। और बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस इंडिया में आने का था कि वो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी बना रही थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। अपनी ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी थे ट्रीट कर रहे थे। उन्होंने हमारे इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन बींग्स और एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज ह्यूमन एसेट्स, वी आर द ह्यूमन एसेट्स। और क्यों किया था? फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री की ग्लोरी के लिए, अपनी कंट्री को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, फ्लरिश करने के लिए उन्होंने हमारे इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। और फाइनली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल की फाइनली क्या हुआ, जब 200 सालों की हमने गुलामी झेल ली, उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो बेसिक आपको पता होगा कि अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रिटिशर्स का ओरिजिन कब हुआ और ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस क्या था, ये भी पता चल गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल वर्ड का मतलब होता है कि एक रूलर और उसकी कॉलोनी। ब्रिटिशर्स अपने आप को रूलर मान रहे थे और इंडिया को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जिस पे वो राज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो लेवल का था। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिश इकोनॉमी के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बताया जाता है कि हमारी इंडिया को सोने की चिड़ैया कहा जाता था। यानी कि तीन चीज़ें बड़ी फेमस थी हमारी इंडिया में, कि पहले तो हम बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो बहुत ही वेल्दी है, यानी कि इंडिपेंडेंट है अपने में, सेल्फ रिलायंट है ना, प्रॉस्पेरस है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कहलाया जाता था। दूसरी चीज़ एग्रेरियन इकोनॉमी, 85% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और उनका जो मेजर सोर्स था लाइवलीहुड का वो एग्रीकल्चर से आता था, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि हमारे यहाँ पे हाथ की चित्रकला बड़ी ही फेमस थी। हमारे यहाँ पे फाइन हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप मिलते थे, क्योंकि वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड में फेमस थे अपनी रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी, वो एक अच्छी क्वालिटी का क्राफ्टमैनशिप थे। तो कहीं ना कहीं हम हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बुनाइयों में हम बड़े ही इंडस्ट्रीज में बड़ी फेमस थे। तो हम बहुत वेल नोन थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम इन तीन चीज़ों में बड़े फेमस थे। सबसे पहले हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, मतलब इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ रिलायंट थे और वेल्दी थे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में रहती थी, विलेजेस में रहती थी, और उनका मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर था। और बहुत ज़्यादा वेल नोन थे हम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस भी थी, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमेशा अपना प्रोटेक्शन और अपना प्रमोशन चाहा, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करी रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और अपना ही डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में वो आए थे, ठीक है। कॉलोनियलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि एक पॉलिटिकल या सोशल रिलेशन, जब दो कंट्रीज के बीच में एक पॉलिटिकल या सोशल रिलेशन, जहाँ पे एक रूलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को रूलर समझ रही थी और उसकी एक कॉलोनी, इंडिया को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। अब लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, तो हम इस केस में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम बहुत ही लो लेवल की थी। बहुत सारे हाउएवर नो सेंसस अटेम्प्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। लेकिन कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंसियर अटेम्प्ट या फिर कोई भी मेहनत नहीं करती थी, कोई भी एफर्ट्स नहीं डालती थी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, विलियम डिग्बे थे, आर.सी. देसाई थे, वी.के.आर.वी. राव थे। इन सब की स्टडीज़ ने कहीं ना कहीं एस्टिमेशन लगाया कि नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम क्या होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एस्टिमेशन, जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट लिया गया रोल, वो डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का लिया गया। तो एस्टिमेशन ऑफ डॉक्टर आर राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम वर कंसिडरेबली वेरी सिग्निफिकेंट। इन दोनों को बड़ा ही सिग्निफिकेंट, इनके जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, इनकी स्टडी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया माना गया कि इनका एस्टिमेशन सबसे अच्छा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज, अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टडीज ये वाली बात रिवील भी करती हैं कि एक्चुअल में जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो लेस देन 2% था और पर कैपिटल आउटपुट 0.5% की ग्रोथ पर था, ठीक है। अब इन्होंने मेजरली हमारे 6 सेक्टर्स को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था।
जिसमें आपका सबसे पहला सेक्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर उस समय की बात करें जब 200 सालों की ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, कि इंडिया में जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर की वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और उनका लाइवलीहुड भी एग्रीकल्चर से ही आता था। कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड्स, में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी इतना खास नहीं था। मेजर रीजन जो स्टेग्नेशन एग्रीकल्चर में, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें स्टेग्नेशन का मतलब होता है जहाँ पे कछुए की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कछुए की चाल। जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो रेट से हो या फिर ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो उसका रीजन क्या था स्टेग्नेशन का, वही हमें समझना है। जिसमें सबसे पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, इसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहा जाता है, जिसका इंट्रोडक्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है जिसमें एक लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं और आपके टेनेंट्स होते हैं। उनका मेजर काम क्या था? वो कहते थे कि जो भी प्रॉफिट एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा वो जमींदार को देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लगान। यानी कि आप जितना भी एक्सेस प्रॉफिट जनरेट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो इन द फॉर्म ऑफ कर के फॉर्म में, लगान के फॉर्म में आपको जमींदार को देना पड़ेगा। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार, जमींदार का जो मेजरली इंटरेस्ट रहता था वो केवल और केवल इसलिए रहता था कि वो लगान कलेक्ट कर सके, है ना। और उन्हें कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर कोई भी चिंता रहती नहीं थी कि भाई कल्टीवेटर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, उसके लिए उन्हें कभी भी कोई चिंता नहीं रहती थी। ठीक है, द जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और हमने बताया कि जो जमींदार थे और जो भी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सेकंड इसका मेजर रीजन था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि रेदर देन आप केवल और केवल कंज्यूम करने के लिए क्रॉप उगा रहे हैं, आप मार्केट में सेल करने के लिए उगाइए। तो उनका मतलब था कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्या था उनका मकसद? कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कि जो भी आप क्रॉप उगाएं तो जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि आप केवल और केवल कंजम्पशन के लिए क्रॉप ना उगाएं बल्कि मार्केट में सेल करने के लिए भी प्रोडक्शन करें। ठीक है, इन फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइजेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, और फार्मर्स को इनके लिए बहुत हैवी प्राइजेस मिलते भी थे। लेकिन फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन फिर भी इंप्रूव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भी पैसा आता था वो ब्रिटिश अपनी वेलफेयर के लिए हमेशा लगा दिया करते थे। समझ में आ गया? तो जो इसका मेन रीजन था, और इस मेन रीजन में क्या था कि थस जो ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप, यानी कि उन्होंने क्रॉप को शिफ्ट करने की बात कह दी कि अब आप फ्रूट क्रॉप ना उगा के कैश क्रॉप उगाइए। ठीक है, थर्ड जो मेन रीजन था वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब पर लेवल आउटपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी कम आएगी क्योंकि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट नहीं कर रहे थे, है ना। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन सिंचाइयों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स का भी यूज बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई। ठीक है, ऑल दिस मेड, इन सारी चीज़ों ने क्या बनाया? इट इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं विच कॉस्ट अ परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और फाइनली क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बहुत गिरने लगी। जनरली फार्मर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे अपनी क्रॉप को इरीगेटेड करने के लिए। भाई आज हम एक 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और उस टाइम के समय में ज़्यादातर जो मानसून पर लोग डिपेंडेंट रहते थे अपनी क्रॉप को इरीगेटेड करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने कोई भी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी एक रीज़न था कि कोई भी पैसा, भाई जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी सेक्टर में तो आप किस तरीके से फ्लरिश कर पाएंगे। तो इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन टेरेसिंग, फूड कंट्रोल एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। तो कोई भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, ये भी एक रीज़न था हमारे एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन का। और लास्ट रीज़न था एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। देखो पार्टीशन का भी बहुत लंबा इफेक्ट पड़ा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये पड़ा कि जो हमारे पास इरीगेटेड लैंड थी, यानी कि हाईली इरीगेटेड और फर्टाइल लैंड थी, वो हमारे पास से चली गई और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, है ना। दूसरी चीज, हम जूट इंडस्ट्री में मोनोपोली झेल रहे थे। मोनोपोली का मतलब जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, तो जूट इंडस्ट्री में हम सिंगल सेलर थे, हम बहुत ही रेपुटेटेड थे, जूट में बहुत गुड इंडस्ट्री थी हमारी, लेकिन वो भी अब हमारे हाथों में नहीं रही, वो भी अब ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन चुकी थी जो अब बांग्लादेश है। तो पार्टीशन का भी कहीं ना कहीं हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आई होप, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन आपको समझ में आया होगा। सेम इसके पास सेकंड आपका जो सेक्टर आता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी।
क्योंकि हम जानते हैं कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मैंने आपको बताया था कि इंडिया वाज वेल नोन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, बहुत वेल नोन थी। तो लिख भी रहा है कि इंडिया वाज पार्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ की चित्रकला के लिए हम बहुत ही फेमस थे। इसके भी कुछ रीजंस रहे थे कि इनकी द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कुछ इस ये जो रीजंस हैं वो लिख रहे हैं और मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टैग्नेशन क्यों हुआ। सबसे उसमें पहला रीजन था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, मतलब डेक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेक्लाइन कर दिया गया। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने दो तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि इंडिया से आप रॉ मटेरियल लेके जाइए, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज बाई अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हमारे पास बहुत अच्छी कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, बस इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट पे लेके जाइए और उनको फिनिश प्रोडक्ट बनाइए अपने ब्रिटेन में जाके और इंडिया में लाकर मार्केट में हैवी प्राइसेस में बेच दीजिए। यानी कि यहाँ से सस्ता ले जाना और उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अपनी मशीनों में डालकर इंडिया में वापसी मार्केट में सेल करना हैवी प्राइसेस पे। ये इनकी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। इनके लिए इन्होंने डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी का यूज किया। अब हमारे इंडिया वाले फिनिश गुड्स नहीं बना के बेच सकते थे, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी ये कहता है कि अगर कोई भी इंडिया का कोई भी पर्सन कोई भी फिनिश प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर हैवी टैक्स लग जाएगा। बट हैवी टैक्स वाज इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट। तो आपके यहाँ इंडिया से रॉ मटेरियल भेजिए, कोई टैक्स नहीं। ब्रिटेन वाले इंडिया में आके फिनिश गुड्स बेचते हैं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जैसे ही इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फिनिश गुड्स दूसरी कंट्री में, तो हैवी टैक्स लग जाएगा। दैट इज डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। सेकंड इसका रीजन था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो डेक्लाइन किया गया कि यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाकर और अपनी मशीनों में लगाकर इंडिया में वापसी लाकर हैवी प्राइसेस में बेच देना, दैट इज डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इसका भी कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला। क्या मिला? एडवर्स इफेक्ट हमें इनके मिले, ठीक है। तो क्या देखने को मिले? सबसे पहले तो हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी आ गई। जो आर्टिसंस थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए। इसने क्या कर दिया? दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस। तो विलेजेस में पॉपुलेशन बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग आ गई। सेकंड पॉइंट, अब हमें फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे इंडिया के लोग तो फिनिश गुड्स बना नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो लेबर इंटेंसिव है, जबकि ब्रिटिश वाले कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ कर रहे हैं, मशीनों का यूज़ कर रहे हैं। और इतना हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट के सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी भी हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो रेदर दिस डिमांड वाज तो उन्हें डिमांड तो पूरी करनी है कर लोगों को, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो ब्रिटेन बना रहा था उसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड रीजन था लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री ब्रिटेन ने कभी लगाई नहीं, तो देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश रूलर, जो ब्रिटिशर्स के रूलर थे, डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड। वो हमेशा क्या चाहते थे कि इंडिया हमेशा ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे, इसके लिए उन्होंने कभी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे लगाई ही नहीं। ये एक रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टैग्नेशन का। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फोर्थ रीजन था लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम था, क्योंकि देखो प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड था वो ब्रिटेन से आ रहा था, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हो नहीं रहा। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? तो जीडीपी में ग्रोथ बहुत कम हो रही थी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट भी कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही थी। उन्हें पता था ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जब उनका राज चल रहा था तो हमारे पे एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं बन पाई थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण। लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल कम था, यानी कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों में जरूर काम किया। जैसे उन्होंने रेलवे में काम किया, यानी कि रेलवे का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, पावर जनरेटिंग किया, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स बनवाई, रोड्स बनवाई और कुछ अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन्होंने बनवाया। फाइनली इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी हमें ये पता चला कि इंडिया यहाँ भी बैकवर्ड रह गई, यानी कि पिछड़ गई। तो इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो 5 रीजन थे। सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके एडवर्स इफेक्ट देखे कि हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे लगाई नहीं जा रही थी। जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से होगी जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड हो गया था। इतनी बात क्लियर हुई। थर्ड सेक्टर था हमारा फॉरेन सेक्टर। मैं हमेशा उससे बताता आया कि जो एंशिएंट टाइम से ही कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार तो हो रहा था। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, ठीक है। लेकिन उसके सेक्टर्स को भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। 3 रीजन थे उसके। सबसे पहला था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स।
मैंने हमेशा बताया था कि इंडिया वाले रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन चुके थे। हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, इन सबको क्या कर रहे थे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हम बन चुके थे फिनिश गुड्स के इम्पोर्टर, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल एंड क्लॉथ, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी कहीं ना कहीं ब्रिटिश की इंडस्ट्री से मंगवा रहे थे, प्रोड्यूस हो रही थी, है ना, ब्रिटिशर्स में ही प्रोड्यूस हो रही थी, इंग्लैंड में। तो पहला रीजन था कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के तो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए थे, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना, और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन चुके थे। सेकंड, कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल मोनोपोली हम पे चला रहा था। कम से कम मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन। उन्होंने कहा था कि मेजरली 50% तो ट्रेड जो होगा, रॉ मटेरियल भेजा जाएगा, वो ब्रिटेन के साथ, और रेस्ट ऑफ द जो ट्रेड होगा वो 3 कंट्री के साथ चल रहा था, चाइना, श्रीलंका जिसका पुराना नाम सिलोन, और पर्शिया जिसका पुराना नाम ईरान था। इसी बीच एक स्विस कैनाल ओपन कर दी गई, है ना। इसी बीच क्या हुआ, एक स्विस कैनाल को ओपन किया गया। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि एक स्विस कैनाल हमारे यहाँ पे खोल दी गई, ठीक है। स्विस कैनाल जो खोली गई थी उसमें याद रखना, इसे 10 साल का टाइम लग गया था स्विस कैनाल को खोलने में। 1859 में खोली गई थी, मतलब उसका इंट्रोडक्शन 1859 में हो गया था, लेकिन ओपनिंग 1869 में हुई। मतलब 10 साल लग गए थे एक स्विस कैनाल बनाने के लिए। जो शिप्स का डायरेक्ट रूट था, यानी कि एक शिप के लिए डायरेक्ट रूट बनाया गया, मुंबई से लंदन तक का एक डायरेक्ट रूट बनाया गया, जिससे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक अच्छा व्यापार हो सके, ठीक है। तीसरा जो मेन रीजन था वो था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब जो एक्सपोर्ट कर रहे थे हम रॉ मटेरियल, तो उससे कहीं ना कहीं कमाई तो हो रही थी ब्रिटिश रूल के दौरान, लेकिन वो भी ड्रेन हो गई, मतलब वो भी बर्बाद हो गई। वो कैसे बर्बाद हो गई कि देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। वो एक्सपोर्ट सरप्लस जो पैसा आया था वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि उनको ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मेरा ऑफिस सेटअप हो जाए उससे, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय एन कॉलोनियल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर चल रहा था उस टाइम पे, तो वो चाहते थे कि हमारी आर्मी के लिए वो पैसा खर्च हो जाए, और कहीं ना कहीं इनविजिबल आइटम्स को इम्पोर्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी इनविजिबल सर्विसेज को इम्पोर्ट करने में वो सारा पैसा खर्च कर दिया। हमारे यहाँ पे स्विस कैनाल ओपन करी गई थी 1869 में, मैंने आपको बताया, और रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हमारा इससे कम होने लगा, और इंडियन मार्केट बहुत ईजियर हो गया कहीं ना कहीं, एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर, मतलब हमारे ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया के साथ जुड़ना बहुत ईजी हो गया। जैसे यहाँ पर आप एक चार्ट में देख भी सकते हैं कि मुंबई से लंदन तक का एक बहुत शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया, इसी का नाम स्विस कैनाल था, कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में अच्छे से व्यापार हो सके। मैंने मतलब एक आर्टिफिशियल वाटर वे खोल दिया गया था स्विस कैनाल को। एक आर्टिफिशियल वाटर वे होता है, मेजरली पता होना चाहिए कि 1859 में शुरू हुआ, लेकिन इसका ओपनिंग 1869 में हुई थी। फिर हमें पता चला कि ये जो वाटर वे खोला गया, ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट वाटर वे था हमारे वर्ल्ड में। समझ में आ गया होगा कि फॉरेन सेक्टर का स्टैग्नेशन। इसके बाद हमें डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में आपको बताना था। मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है कि जब आप उसकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं कि हमारे देश में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी कैसी है, हेल्थ सैनिटेशन कैसा है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि लिटरेसी रेट, मतलब लोगों की पढ़े लिखों की संख्या, बर्थ रेट कितने हो रहे हैं, डेथ रेट कितने हो रहे हैं, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, वो सारे के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो डेमोग्राफिक कंडीशन में आता है। उससे पहले इनमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था शुरुआत, यानी कि जनगणना, और सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर, और हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट था 1921 का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 से पहले हम फर्स्ट डेमोग्राफिक स्टेज ट्रांजिशन की स्टेज में थे, लेकिन जैसे ही 1921 का ईयर आया उससे हम उसके बाद से सेकंड डेमोग्राफिक स्टेज में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए 1921 को ही ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट ईयर है। ऐसा क्या हुआ था कि हम फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज से सेकंड डेमोग्राफिक स्टेज में आ गए थे। रीज़न केवल एक था कि 1921 के बाद से कभी भी पॉपुलेशन नहीं गिरी। हमारे देश की आज भी आबादी 145 करोड़ हो चुकी है, और वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन घट भी रही थी, बढ़ भी रही थी, लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर था, उसके बाद से आज तक कभी भी पॉपुलेशन नहीं गिरी। दैट इज 1921 का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी मुझे लगता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरीके की थी, यानी कि अंडर द कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे पहले तो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। बेटा बर्थ रेट का मतलब होता है कि एक साल में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो एक साल में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना। एक साल में 1000 बच्चों में से पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों ने जन्म लिया, और एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों मर गए। दैट इज हाई। और बर्थ रेट और डेथ रेट उस समय हाई चल रहा था। बर्थ रेट चल रहा था 40, 48, और डेथ रेट चल रहा था 40 पर 1000, मतलब 1000 बच्चों में 48 बच्चा जन्म ले रहा है और 1000 बच्चों में 40 बच्चा मर भी जा रहा है।
लो लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ओवरऑल पॉपुलेशन का 16% ही पढ़े लिखे थे, उससे भी कम। और फीमेल की तो नेग्जिबल मान लो, फीमेल लिटरेसी रेट वाज अ नेग्जिबल लो ऑफ अबाउट 7%। हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर थी उस समय। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, मतलब अगर एक साल में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो एक साल की एज होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कहीं ना कहीं बहुत हाई चल रहा था कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते हैं एक साल की एज होने से पहले। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। लोगों की जीना, यानी कि लोग कितने साल ऑन एन एवरेज जीते थे, तो माना जाता है स्टडी कि 32 सालों तक, 32 ईयर्स तक ही ज़्यादातर एक्सपेक्टेंसी रेट था। तो वो भी बहुत कम था, लोग जी भी बहुत कम रहे थे। पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो, बहुत लो था। और पूरी कंट्री में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई थी, यानी कि गरीबी बहुत आ गई थी। ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक कंडीशन देखने को मिली कि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, पुअर फैसिलिटी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था 32 साल, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 218 पर 1000, बर्थ रेट 48 था, डेथ रेट 40 था, लिटरेसी रेट 16% और फीमेल का तो 7%, जैसे लिख भी रहा है। ठीक है, मैंने बताया भी रहा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और स्ट्रक्चर, यानी कि अब ये आपका 5वां सेगमेंट है हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब लोग ऑक्यूपेशन, यानी कि किस ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे। देखो 3 ऑक्यूपेशन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शरी सेक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे लोग। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जब लोग नेचुरल रिसोर्सेज में लगे हुए होते हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए होते हैं। जब उन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जो लगे होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर आते हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान हमारा प्री डोमिनेंस चल रहा था प्राइमरी ऑक्यूपेशन का, मतलब मेजरली 70 to 75% या 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी, और रेस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी 20 से 30% वो मिला जुला के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है, रीजनल वेरिएशन, हमने रीजन वाइज भी देखा कि रीजन वाइज भी लोग अलग अलग तरीके से लगे हुए थे। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ चुके थे, यानी कि यहाँ पे डेक्लाइन हो रहा था, लिख रहा है विटनेस अ डेक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ लग गए थे। लेकिन ओडिशा, राजस्थान, पंजाब आज भी यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो रीजन वाइज भी क्या था, वेरिएशन था कि रीजन अलग अलग स्टेट में आज भी कुछ लोग तो एग्रीकल्चर में थे और कुछ लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगे थे। और डोमिनेंस पावर तो एग्रीकल्चर में सेक्टर में की, क्योंकि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1/3 सेक्टर, 85% ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है और उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से आता है। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उस टाइम पे किस तरीके की थी। तो द मेन मोटिव बिहाइंड, मैंने बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने का मेन रीजन कॉलोनियल गवर्नमेंट का ये था कि वो कॉलोनियल इंटरेस्ट कर सकें, अपना प्रमोशन, अपना इंटरेस्ट, अपना वेलफेयर, और कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट इंडिया के लिए नहीं लेना। यही ब्रिटिशर्स की मेजर मोटिव था। उन्होंने हमारे लिए रोड, मेजरली जो रोड बिल्ड करी थी उन्होंने, रोड्स, रेलवे और कम्युनिकेशन में पोस्ट और टेलीग्राफ को लाई थी। तो द रोड दैट वर बिल्ड प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। वो चाहते थे कि हमारी आर्मी मोबिलाइज हो सके उस रोड के द्वारा और रॉ मटेरियल को हम शिफ्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब रेनी सीजन के दौरान पे रोडों में खड्डे आ जाते थे। ठीक, एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरिया बहुत बैडली उन्हें सफ़र करना पड़ता था। रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, तो हमने बताया ना कि इन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था 1850 में, और 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ और 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, रेलवे इन्होंने बताया था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ इन्होंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं हमारे लिए कमर्शलाइजेशन करना बहुत इजी कर दिया। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है जब आप फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी हो गया था। क्या, नेशनल इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी हो गया था, और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना बहुत ईजी हो गया था रेलवे के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एयरवेज और ट्रांसपोर्ट पे भी, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान दिया, लेकिन एयर वाटर ट्रांसपोर्ट इतना नहीं चल पाया क्योंकि बहुत कॉस्टलियर पड़ रहा था। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने 2 चीज़ें खोली, एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ का मतलब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने होते हैं, तो इंडिया में टेलीग्राफ खोला गया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पोस्टल सर्विसेज खोली गई पब्लिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया ब्रिटिशर्स ने, उसका मेन रीजन था कि वो चाहते थे कि रोड्स की मदद से तो उनकी आर्मी मोबिलाइज हो जाए, है ना, और वो रॉ मटेरियल को कंट्री के साइड में, यानी कि डिफरेंट कंट्री में भेज सके, है ना।
रेलवे खोलने का उनका मेजर पर्पस क्या था कि नेशनल इंटीग्रेशन हो सके, लेकिन एक्चुअल में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा रॉ मटेरियल दूसरे देश में अपने इंग्लैंड में जा सके आराम से। मेजरली इसका जो कंक्लूजन ये निकल के आया, अब इस पूरे चैप्टर का जो मेजरली कंक्लूजन है, हाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी था कि इंडिया में सबसे पहली जो पोस्टल स्टैम्प थी वो सर्कुलर शेप में आई थी 1852 में। लास्ट जो इसका कंक्लूजन ये निकल के आया है कि हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन का यूज़ कर रहे थे, ज़मींदारी सिस्टम आया था, बहुत तेज़ी से फेमाइंस आ गए थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इतना तेज़ी से फ्लरिश नहीं कर पाया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम। ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारे लिए कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मैं आपको पहले ही कह के चल रहा हूँ, और क्योंकि ब्रिटिशर्स करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बाई चांस वो करते करते कुछ ना कुछ अपना वेलफेयर देख रहे थे तो इंडिया के लिए भी कुछ कर गए। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी S²F ATM, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, है ना, शिफ्ट इन मॉनेटरी एक्सचेंज, है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ मिल गई थी, ट्रांसपोर्टेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया था, मॉनेटरी एक्सचेंज मिल गया था, चेक ऑन फेमाइंस और सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिली, ऑल्दो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ठीक है। देयर वाज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही हम बेटर मीन्स अच्छा से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हम कर पा रहे थे, रोड और रेलवे हमारा बहुत डेवलप हो पा रहा था, चीपर था और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। फेमाइंस चेक कर पा रहे थे। फेमाइंस मतलब क्या होता है कि भाई जब भुखमरी थी तो भुखमरी के टाइम पे रोड और रेलवे ने बहुत काम किया, हम कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम से निकलकर मॉनेटरी के सिस्टम में आ गए थे, मतलब मनी को समझना शुरू कर दिया था, है ना। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स छोड़ गए थे, माना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए बनाया था पर छोड़ तो इंडिया में गए थे ना 200 सालों की गुलामी के बाद। अब इंडियन इकोनॉमी की स्टेट, मतलब इंडियन इकोनॉमी में कुछ टर्म है जो हमने पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं देखे होंगे। सबसे पहले हमने टर्म देखा था कि अब इससे तो पूरी बात ये निकल के आई, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके की इकोनॉमी छोड़ा था। सबसे पहले उन्होंने वर्ड रखा है कॉलोनियल। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। कॉलोनियल वर्ड का मतलब ही ये होता है कॉलोनियलिज्म का, जहाँ पे एक शासक अपनी कॉलोनी को रूल करता है। तो ब्रिटिशर्स रूलर थे और इंडिया को कॉलोनी बना दिया था। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, बहुत पिछड़ी कहते थे, मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कर देना, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल मेथड लगाना, है ना, तो बहुत ही बैकवर्ड थी। सेमी फेडरल का मतलब होता है जब टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, दैट इज सेमी फेडरल। स्टैग्नेंट का मतलब मैंने बताया था कि कछुए की चाल, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ बहुत लो हो या स्लो रेट ऑफ ग्रोथ हो, ठीक है। डिप्लीटेड इकोनॉमी कैसी, डिप्लीटेड का मतलब डेप्रिशिएटेड, वॉर एम्यूशन लगा रहे थे, इक्विपमेंट का यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिप्लीटेड इकोनॉमी छोड़ी थी हमारे लिए। कैसी इकोनॉमी, डिप्लीटेड डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी छोड़ी थी। और एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड रूल मतलब छोटे छोटे प्रांतों में बांटो और हम पे रूल करो। तो यही वाली बात मैंने कंटेंट आपको पूरा बताया है कि सेमी फेडरल मतलब लैंडलॉर्ड टीनेंट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना, स्टैग्नेंट का मतलब जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही लो रेट से हो, स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ हो, बैकवर्ड मतलब जहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम, पर कैपिटल इनकम हमने दिखाई थी बहुत कम, ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करना, बर्थ रेट डेथ रेट कितना ज़्यादा था, और लिटरेसी इलिटरेट मतलब लार्ज लेवल पे इलिटरेसी थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। डेप्रिशिएटेड और डिप्लीटेड इकोनॉमी में बताया था कि ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडियाज इंडस्ट्रीज हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर द वॉर। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी कि डिवाइड एंड, मतलब उन्हें रिलीजन के बेसिस पे बांटो, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे बांटो, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो हमारी कंट्री थी, है ना, वो जोग्राफिकली डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब इसमें जो बेसिक फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए, वो फैक्ट ये दे रखे हैं कि जैसे अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कराएं अपन इन फैक्ट के साथ, देखो मैं आपको इन फैक्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, एक सेकेंड। अभी आपको इन फैक्ट्स के बारे में सब समझाता हूँ और बताता हूँ। देखो सबसे पहला फैक्ट था कि बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी 23 जून 1757 को। जमींदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था 1793 में, मैंने बताया था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था 1850 में। पहला पोस्टल स्टैम्प जो सर्कुलर शेप में आया था वो 1852 में आया था। पहला जो ब्रिज खोला गया था वो 16 अप्रैल 1853 में खोला गया था, बॉम्बे टू थाने। स्विस कैनाल की ओपनिंग 1869 में हुई थी, लेकिन इंट्रोडक्शन कब हो गया था, 1859 में, 10 साल लग गए थे। पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था। सेटिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में हुई थी। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 का, कि उसके बाद से पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है ना। इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। और इंडियाज एयरलाइन जो टाटा ने खोली थी वो 1932 में खोली थी।
इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो टाटा आयरन एंड स्टील एंड कंपनी का पूरे चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन देखो यहाँ हुआ है। आप थोड़ा इधर आएंगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखो द मेजर ब्रेक थ्रू वाज सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन द ईयर ऑफ 1907, मतलब 1907 का जो हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए। 1907, तो 1907 का जमशेदपुर बिहार में कहीं ना कहीं टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो मुझे लगता है कि आई होप, अब मुझे लगता है कि आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझ लिया होगा मेरे से, और वन शॉट में आपको इतना ही समझना है और इतनी ही पॉइंट हाईलाइटेड कर लेंगे आप, तो आपका पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का सबसे पहला चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार हो जाएगा, है ना। इतना ही फैक्ट बहुत हैं और इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आई होप, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक्स एंड हैव अ फन। और नेक्स्ट टाइम पे हम ये पढ़ेंगे कि अब 200 सालों की गुलामी तो हमने झेल ली, अब क्या सेकंड चैप्टर जो 1950 से 1990 की कहानी का है, जहाँ पे 40 साल 4 डिकेट्स, क्या ये 200 सालों की गुलामी, जनरली 190 साल ही होते हैं, आप 23 जून 1757 में 190 साल जोड़ेंगे ना, जब भी 1947 आती है, लेकिन राउंड फिगर हम 200 कह देते हैं। तो क्या 200 सालों की गुलामी को 40 सालों में मिटाया जा सकता है? ऑब्वियसली भाई 200 सालों के जख्मों को 40 सालों में तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन कोशिश तो यही की गई कि क्या क्या कर सकते थे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्या 200 सालों की गुलामी के लिए अब जो 40 साल हमारे पास आए, जो 4 डिकेट्स 1950 से 1990s की कहानी, 40 साल 4 डिकेट्स, तो हमने अपनी डेस्टिनी कैसे करी, हमने अपना बेस कैसे बनाया, क्या हमने कोशिश करी, किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम लाए, क्या क्या हमने प्लानिंग गोल्स किए, प्लानिंग कमीशन के बारे में हम समझेंगे। और 3 सेक्टर को मेजरली हमने यहाँ पर स्टडी किया था, सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, और वो चैप्टर भी जल्दी फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं, बाय बाय। एक वन शॉट के साथ फिर मिलेंगे आपको सेकंड चैप्टर के साथ। बाय बाय।